ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी 10th क्लास, अभी अभी आप एग्जाम देकर आए हैं। कैसा था पेपर? इजी था? फिर भी सिली मिस्टेक्स कराए? चलिए देखते हैं। 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का था। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, 72 और 120 का HCF फाइंड करना है। 72 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, HCF क्या होता है? जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी आपको छोटी पावर लेनी होती है। यहां 3 की पावर 1, 8 3 जा 24। ओके, so HCF will be 24. C will be correct answer. क्वेश्चन नंबर 2, इरेशनल नंबर बताना है, यानी अप्रिमेय संख्या, और अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5 होता है, लेकिन अंडर रूट 3 इरेशनल है, सो B इज करेक्ट आंसर। 7 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों का हमें योगफल बताना है। अब शून्यकों के योगफल का क्या रूल होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का रूल होता है -b/a। अब आपको a और b पता होने चाहिए। इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस 5x माइनस 2। यहां पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2 है, लेकिन हमें सिर्फ a और b चाहिए। -5/3। ओके, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? -5/3। दिस इज करेक्ट आंसर, सो C इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, AP की 30th टर्म बतानी है। 30th, A30 का क्या रूल होगा? A30 का रूल होगा A + 29D। ओके, AP क्या है? 10 7 4। A की वैल्यू 10, D की वैल्यू A2 - A1। 7 में से आप 10 को माइनस करेंगे, -3 आ जाएगा, और A30 बनेगा A + 29D। A की वैल्यू पुट की, D की वैल्यू पुट करेंगे -3, 29 3 जा 87, प्लस माइनस माइनस, और 10 - 87 माइनस का 77। सो B इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि इसके रूट्स इक्वल हो जाएं। और रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d खुद ही 0 के इक्वल होता है। तो इक्वेशन लिखी हमने kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। d क्या होता है? मूल अगर आपको इक्वल चाहिए, बराबर चाहिए, तो d को 0 के इक्वल रखेंगे, t का फॉर्मूला लिखेंगे। b की वैल्यू -2k, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। ओके, इसका आंसर बनेगा 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। यहां से 4k कॉमन, k - 6 इज इक्वल टू 0। या तो k की वैल्यू 0 होगी, या फिर k - 6 0 के इक्वल होगा। जब आप k - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो माइनस का 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस के 6 में चेंज हो जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट हो जाएगी, और k इज इक्वल टू 6। D इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिड पॉइंट बताने हैं। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 और सेकंड प्लस सेकंड बाई 2। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? पॉइंट्स हैं हमारे पास -2 7 और 4 - 3। फर्स्ट प्लस फर्स्ट
-2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 7 - 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, 2/2 और 4/2, यानी 1 और 2 ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर विल बी 1 2। दिस इज करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल अप। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं? इक्विलेटरल, यानी समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पीए पीबी स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं। हमें एंगल बताना है पीओए। तो कैसा डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन का? ये है सर्कल और ये है इसकी टेंजेंट लाइंस जो आपस में बना रही हैं 80 डिग्री। ओके, इनके नेम है पीए पीबी, ये है ओ। हमें इससे मिला दिया हमने। एंगल देखिए पीओए, पीओए का क्या मतलब है? ऐसे आपको सिर्फ ये वाला एंगल बताना है। हमें एक बात का पता है, क्या? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये जो आमने सामने के कोण बच गए, एंगल पी और एंगल ओ, इन दोनों का सम 180 होता है। ये वाला 80, तो इधर कितना बच गया? 100। लेकिन 100 आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछा गया है। 100 तो यहां से यहां तक है टोटल, आपसे हाफ पूछा गया है। हाफ कितना होगा? 50। ओके, यहां पर हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है ए 50 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक सर्कल के बाहर पॉइंट है, उससे सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, क्यू की केंद्र से दूरी है 5। तो देखिए ये है सर्कल, ये डिस्टेंस है 5, लेंथ ऑफ टेंजेंट है गिवन 4, हमें बतानी है सर्कल की रेडियस, ये क्वेश्चन मार्क है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको सबसे बड़ी साइड 5 दे रखी है, तो अदर 2 साइड्स 3 और 4 ही हो सकती हैं और कुछ नहीं होंगी। 4 हमें दे रखा है, तो रेडियस कितनी बच गई? 3। बस एक बात का ध्यान रखना, 90 के सामने वाली साइड 5 ही होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में tan थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें बताना है sin थीटा। कैसे बताएंगे? tan थीटा 5/12 और tan थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से P/B। ये P, ये B। ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर को 5 लिखेंगे, बेस को 12 लिखेंगे और h की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करके लाएंगे। कैसे? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और अंडर रूट। 144 प्लस 25, ये बन गया 169। वैल्यू कितनी आ गई? 13। हमसे क्या पूछा है? साइन थीटा। साइन थीटा यहां है थीटा। साइन थीटा क्या होता है? ये होता है P/H। परपेंडिकुलर कितना? 5। h की वैल्यू कितनी है? 13। तो साइन थीटा हो जाएगा 5/13। सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में 7 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी गई है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ही आप 7 को कॉमन लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? आइडेंटिटी। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। आंसर विल बी 7। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, यानी चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई का क्या रूल होता है? 2πr थीटा। यहां पर थीटा के प्लेस पर p है, 2πr p/360। सो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 14, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस दे रखा है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सरकमफ्रेंस का क्या रूल होता है?
2 पाई आर, वैल्यू कितनी 22, पाई की वैल्यू 22/7। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं और डिवाइड वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में। ओके, ये दोनों कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 7/2। जब आपके पास रेडियस की वैल्यू है तो सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। सर्कल के एरिया का क्या रूल होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बताइए 22/7 और रेडियस की 7/2। आप इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, यानी 77/2। लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए 77, 22, ये 38.5, तो चलिए 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 38.5 ही हमें मिल गया है। सो आंसर विल बी दिस वन, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी रेडियस है 3। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का रूल 4 पाई आर स्क्वायर होता है और रेडियस की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है। तो चलिए पुट कर देते हैं, 22/7, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा। पाई की वैल्यू इन्होंने पुट नहीं कर रखी तो हम भी नहीं रखेंगे, ऑप्शन में पाई है आपके पास। ओके, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो आंसर विल बी डी, 36 पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए, हम आ गए हैं 16 पर। इसका आंसर क्या मिला, 36 पाई डी है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक डाटा गिवन है और हमें क्या बताना है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। यानी सबसे पहले आपको यहां पर बहुलक वर्ग मॉडल क्लास ढूंढनी है। बड़ी ही आसान सी बात है, सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए 20, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 15 to 20। और हमें इसकी लोअर लिमिट बतानी है, तो लोअर लिमिट क्या है 15, तो यहां पर क्या बन जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में पहली 5 संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का हमें माध्यक बताना है। तो चलिए पहली 5 प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, और हमें इसका क्या बताना है मीडियन। इसे हटा दीजिए, 2 नंबर इस तरफ 2 नंबर उस तरफ, जो बीच में नंबर बच गया यहां पर 3 है मीडियन, सो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका गया, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, 1 to 6 में प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं 2 3 5। कितने हुए आपके फेवर में 3, और टोटल केसेस कितने हैं 6, तो 3/6 की वैल्यू 1/2, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पर आ गए हैं हम, और ये हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, असर्शन रीजन में क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन है √5 एक परिमेय संख्या है। ये बात तो बिल्कुल सही है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय लिखा इन्होंने, ये बात सही है इनकी, √5 एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो असर्शन क्या हो गया सही। रीजन चेक करते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसा कैसे होगा, √4 कितना होता है 2 तो अपरिमेय नहीं होता, इसलिए रीजन गलत। अगर असर्शन सही रीजन गलत है तो 19 का आंसर हो गया सी। 20th में देखिए, पॉइंट है 0-1, क्या ये y एक्सिस पर होता है, बिल्कुल होता है। x की वैल्यू 0 हो गई तो वो पॉइंट हो जाएगा y पर, यानी असर्शन है सही। रीजन, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 20th का आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके, इसी के साथ सेक्शन ए फिनिश। अब हम करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी में हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। 2 इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, 3x + 2y = 5। ये इक्वेशंस मैं यहां लिख देती हूं ताकि हमारे पास क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा स्पेस हो। देखिए
क्वेश्चन नंबर 21, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये प्लस, ये माइनस, ये 2, ये 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। तो क्या बन जाएंगी नई इक्वेशंस? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी? y वाली। ये कैंसिल, 13x 29। x की वैल्यू आ चुकी है 29/13 और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहां पर है, ये पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 29/13 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी। ट्वेंटी नाइन 3 क्या बनेगा? 87। 87/13 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे, यानी 5 माइनस 87/13। अब यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 13 5 जा 65। 65 में से 87 को माइनस करना, डिवाइडेड बाय 13 है। 2y इज इक्वल टू ये बनेगा -22/13। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 2 उस तरफ चला जाएगा डिवाइड में, और 2 से 22 11। y की क्या वैल्यू आ गई? -11/13। ओके, इसी के साथ ये इक्वेशंस सोल्व हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये डायग्राम गिवन है 1.8, 5.4, 7.2। हमें फाइंड करनी है AD की वैल्यू। यहां पर आप यूज करेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर DE BC के पैरेलल है तो साइड्स की रेशो इक्वल होगी। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC और फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। AD तो हमें फाइंड करनी ही है, वैल्यू पुट कर दी 7.2, 1.8 और 5.4। ओके, AD फाइंड करते हैं। चलिए 1.8 को क्या लिख सकते हैं? 18/10। 5.4 को क्या लिखेंगे? 54/10। लेकिन जो ये वाला 10 होगा ये कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में, ये बनेगा 72/10। डेसिमल भी हमने हटा दिया है। 18 3 जा 54, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 24/10 की क्या वैल्यू होती है? 2.4। ओके, ये हमने साइड AD फाइंड कर दी, ये वाली। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए, दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन इजी लगे आप वो क्वेश्चन करें। चॉइस है हमारे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 मीटर के डिस्टेंस पर डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है और ये यहां से 30 मीटर दूर है, और जब यहां खड़े होकर मीनार की तरफ देखा जाता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री। हमें इस टावर की हाइट बतानी है। सिंपल सी बात है, जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे आप न्यूमरेटर में लिखिए। मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया AB, और जो मुझे पता है वो डिनोमिनेटर में। जिस एंगल की बात चल रही है वो एंगल यहां, और अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कौन सा बनेगा उसके लिए देखिए। इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, यानी ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। अब बताइए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से P/B क्या होता है? 10, और 10/30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। BC की क्या वैल्यू है? 30,
डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम इस 30 को यहां से हटा देंगे और इस 30 को यहां पहुंचा देंगे। अब बताइए 30/√3, आप चाहें तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, और करनी ही पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट लाइन में 30 कैंसल होने वाला है। ओके, इनकी मल्टीप्लाई बताइए, 3 से ये कट गया 10, तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले। हमें क्या बताना है, हमें उस कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे सर्कल को टच करती है। ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये हमारे पास एक स्मॉल सर्कल है और ये हमारे पास एक बिग सर्कल है। ये आ गई है कोड जो छोटे सर्कल को टच करती है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए कोड है। छोटे सर्कल की रेडियस 3, बड़े सर्कल की रेडियस 5। हमें फाइंड करनी है ए बी। पहले हम फाइंड करेंगे ए सी, ओके, फिर ए सी का डबल ए बी हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल ओ सी ए में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का ए सी की वैल्यू निकालने के लिए। ए सी इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर और अंडर रूट। ओ ए की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 होता है, और 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4। हमारे पास ए सी की वैल्यू आ चुकी है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, ए बी। तो आप बाद में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। ए और बी की कुछ कंडीशंस हैं, फाइंड करना है ए और बी को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर काफी इजी था। ओके, अगर आपको मुश्किल लगा है इसका मतलब आपकी तैयारी कम थी। अब अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए, आपके पास सिर्फ एक ही मौका और है, क्योंकि ये प्री बोर्ड था, अगला पेपर तो डायरेक्ट बोर्ड का ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, और साइन में 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पर। इस 1/2 के प्लेस पर मैंने साइन 30 लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कोस को यूज करेंगे। कोस a प्लस बी की वैल्यू है 1/2, और कोस में 1/2 60 डिग्री पर होता है। दोनों साइड से कोस कैंसल, और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। b से b कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, या तो आप दोबारा लिख लीजिए इन्हें, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, a का आंसर आ गया 2a, 60 प्लस 30 90। a की वैल्यू कितनी बनेगी 45। a की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप a के प्लेस पर यहां 45 रखेंगे, प्लस का 45 दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, और 60 माइनस 45 की वैल्यू आ जाएगी 15। ओके, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। बस ए और बी फाइंड करने थे। कंडीशंस यही थी कि ए प्लस बी का जो ए प्लस बी है ये 0 और 90 के बीच में रहना चाहिए, ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से, तो ए बड़ा ही है बी से। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है जिसमें आप यूज करेंगे टेबल को, tan 45, cos 30 और sin 30 की वैल्यूज। देखिए कैसे,
इन दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन इजी लगा होगा वही आपने किया होगा। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये है स्टेटमेंट। और अब मुझे यहां 1045 की वैल्यू पुट करनी है, जो कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 3/4 बन जाएगा। और साइन स्क्वायर 60 भी √3/2 ही होता है। क्वेश्चन यहां फिनिश ही हो गया, ये दोनों कैंसिल और आंसर क्या आएगा 2। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस में से अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना होता तो मैं ये वाला करती, है ना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एरिया बताना है कि 5 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। लेंथ यानी हमारे पास रेडियस की वैल्यू तो है 14 सेंटीमीटर, सिर्फ थीटा नहीं है हमारे पास। एरिया तो हमें पता है πr² θ/360 होता है, लेकिन थीटा कैसे ढूंढेंगे। मिनट हैंड की सुई मान लीजिए अगर ये अभी 12 पे है और इसे दोबारा मिनट हैंड पे आने के लिए इस पोर्शन को पूरा राउंड लगाना पड़ा, पूरा, और कितनी देर में 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60 यानी 6 डिग्री। हमें तो 5 मिनट का एंगल चाहिए, तो 6 5 30, 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बन गया। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। एरिया क्या बनेगा πr² θ डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू बता दीजिए 22/7, रेडियस की वैल्यू 14 है, एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360। ओके, 0 से 0 कट, 3 से ये 12 पर कट जाएगा, 7 2 14, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14। ओके, बस 22 इंटू 7 154 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर 154/3। नाउ इसी के साथ सेक्शन बी फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहला ही सवाल है और सबसे आसान। क्या, हमें √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। √5 को इर्रेशनल जब आप प्रूव करेंगे तो उसमें कुछ बातें लिखनी होती हैं। चलिए इसे हम यहां लिख देते हैं। ओके, √5 को अब मुझे इर्रेशनल प्रूव करना है। चलिए इर्रेशनल प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 26 और हम मान लेते हैं कि √5 एक प्रीमेय संख्या है। माना √5 एक प्रीमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, b नॉट इक्वल टू 0। ए और बी की क्या खास बात है, ये होते हैं सह अभाज्य पूर्णांक। ओके, यानी इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई संख्या नहीं है जो ए और बी को डिवाइड कर सके। इसका मतलब ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √5b इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, 5b² इज इक्वल टू a²। इस बात का क्या मतलब है, 5 डिवाइड करता है दूर वाले नंबर को, इसका मतलब है 5 ने a को डिवाइड करा और ये बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहां से मैं लिख सकती हूं कि a की वैल्यू है 5c। 5 ने a को डिवाइड किया तो किसी पर तो गया होगा, वो मान लिया मैंने c। क्या है,
कोई भी इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है, ए की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहां पर, इसे आप स्टार बना दीजिए। ओके, पुट इन स्टार। ए के प्लेस पर आपको 5c लिखना है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए इधर 5b² इज इक्वल टू ए के प्लेस पे आपने लिख दिया 5c का ऐसे होल स्क्वायर, 5 5 25, c², 5 डिवाइड में आ जाएगा, इस 25 को कैंसिल करेगा तो b² की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5c²। फिर से वही बात, 5 डिवाइड करेगा दूर वाले नंबर को, 5 डिवाइड करता है b² को, और अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसे खुद भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा b को। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। बस क्वेश्चन फिनिश। आपको क्या लिखना है, फ्रॉम 1 and 2 एक और दो क्या कह रहे हैं, 5 a को भी डिवाइड कर गया, 5 b को भी डिवाइड कर गया, इसका मतलब 5 जो है वो इनका कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ये बात तो गलत है। ओके, क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, a और b को तो कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, लास्ट वाली 2 लाइन्स आप खुद लिख लेंगे, ये क्वेश्चन हर पेपर में बहुत बार मैं करवा चुकी हूं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, फ्रॉम 1 and 2 5 इज ए कॉमन फैक्टर, या आप ऐसे लिखें 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्यों, a और b तो सह अभाज्य थे, कल्पना गलत हो गई। तो हमने माना क्या था, हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लास्ट लाइन, अतः हमारी कल्पना गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है, और जीरोस के बीच में कोफिशिएंट्स, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हमें इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो चलिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, x² माइनस 10x प्लस 21, x² माइनस 10x प्लस 21। चलिए पहले तो हम इसकी जीरोस फाइंड करते हैं। ऐसे दो नंबर ढूंढ कर लाइए जिनकी मल्टीप्लाई 21 आती हो, 7 3 21, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 आता हो, आ जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 3। ओके, यहां से आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी 7 और 3। इस लाइन से ये लाइन लिखने के बीच में आप इन्हें कंप्लीट लिखेंगे कैसे, x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहां से आप आराम से x को कॉमन लिखेंगे, यहां से 3 को, ओके, x माइनस 7, बस फिर तो यही लाइन आ जाएगी आपकी। इसके बाद आप तो यहां पहुंच ही जाएंगे, x माइनस 7 x माइनस 3। अब हमारे पास जीरोज आ गई, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो बताइए सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। a और b कौन है, a की वैल्यू 1 है, b की -10, c की वैल्यू 21। पुट करेंगे हम यहां, पहले हम सम कर लेते हैं अपनी जीरोज का, 7 + 3 माइनस b की वैल्यू है -10 लिखेंगे हम यहां, a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये तो बन गया प्लस, और 7 + 3 ये भी 10। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आप क्या लिख देंगे, ट्रू। ये तो ट्रू है। बस इतना ही रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। सिमिलरली सम के प्लेस पर अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट लिखेंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, आपको 7 और 3 की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट का क्या रूल होता है, c/a। प्रोडक्ट की हमने 7 × 3, c/a पर आ जाइए। c की क्या वैल्यू है, 21 ही है, a की वैल्यू 1, 21 इज इक्वल टू 21। ये बात भी बिल्कुल सही है, और इस तरह से आपने जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। हमें संख्याएं बतानी है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। जब कह ही दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो पहली संख्या को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 3x, उसका 3 गुना हो जाएगी। तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या x
और दूसरी संख्या इसका 3 गुना। उसके बाद जो कंडीशन दी है वो कंडीशन लगा देंगे। दूसरी संख्या बन गई है इसका 3 गुना और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या है, उन दोनों का डिफरेंस हमें 26 दे रखा है, घटा देते हैं। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 26। अब 3 - 1 की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में 26 का हाफ 13, आ गया हमारे पास एक नंबर। ओके, दूसरा नंबर कैसे आएगा, इसको 3 टाइम्स कर दीजिए। 13 3 जा, एक्स की इस वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे, 13 3 जा 39। ओके, लास्ट में 2 लाइनें आपको खुद लिखनी है, क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या इज इक्वल टू 13 और दूसरी संख्या 3 इंटू 13 यानी 39, ये आ जाएगी दूसरी संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की चॉइस में एक और क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न जो है वो 1 बन जाती है। हर में 1 जोड़ा तो 1/2 हो गई। हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है, हमें वो भिन्न बतानी है। तो आप वो भिन्न कैसे बताएंगे, देखिए मान लीजिए अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। ओके, माना भिन्न का अंश x और हर क्या हो जाएगा y, तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी x अपॉन y। अब आ जाते हैं हम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अंश में हमने 1 जोड़ना है, हर में से 1 घटाना है, तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। अब अगर भिन्न 1 है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये नंबर इधर आ जाएगा, यानी x + 1 इज इक्वल टू y - 1। एक्स वाई वाली टर्म से एक तरफ, बाकी एक तरफ, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। प्लस का 1 उस तरफ जाकर माइनस का, और -1 की वैल्यू कितनी होती है, -2। ओके, सेकेंड कंडीशन देखिए, हर में 1 जोड़ना है तो फिर अंश का क्या करें, कुछ नहीं, एज इट इज आपको इसे लिखना है x, तो ये बन जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इस तरफ, y + 1 इस तरफ, y लेफ्ट साइड आ जाएगा और आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन रेडी। ओके, बस इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y आ जाएंगे। कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है ऐसे, x - y इज इक्वल टू दिस, 2x - y इज इक्वल टू 1, साइन चेंज, कैंसल, इसकी वैल्यू माइनस का x, इसकी वैल्यू -3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसे आप कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड में, पुट इन इक्वेशन 1, x के प्लेस पर 3 लिख देना, 3 - y इज इक्वल टू -2। ये बीच बीच में छोटी छोटी बातें खुद ही लिख लिया करो। -y इज इक्वल टू, ये वाला 3 इस तरफ आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, -y की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5। ओके, x है y है, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः भिन्न इज इक्वल टू x अपॉन y। जो आंसर है वो लास्ट में आपको ये लिखना है 3/5। अंडरस्टैंड, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट पढ़िए आप, तब तक मैं यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूं इस थ्योरम को करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे, इसकी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे ऐसे, इसका नाम लिख देना P, ये A, ये B, यहां सेंटर होगा और सेंटर से ये लाइन ऐसे आपको मिलानी है। ओके, और इसको इससे मिला देना। अंडरस्टैंड, अब सेंटर का नाम है O,
तो अब गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन यानी दिया है, दिया है में लिखा जाएगा केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। या आप लिखें PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना है, और इक्वल प्रूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे? देखिए, ये साइड मुझे इस साइड की इक्वल लानी है। मैं क्या करूंगी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और उसके बाद PA इज इक्वल टू PB CPCT से हो जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, क्या मुझे सिद्ध करना है? टू प्रूव जो है वो इसका क्या हो जाएगा? टू प्रूव यानी साध्य बनेगा PA इज इक्वल टू PB। ओके, और इसकी कंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा अगर लिख दें तो OP को मिलाया, बस ये इसकी रचना है, OP को मिलाया। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ यानी प्रमाण में आप क्या लिखेंगे? हमें दो ट्रायंगल्स लेनी है, कौन कौन सी? OAP और OBP। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में बताइए क्या OA OB के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल है, एक ही वृत्त की तो त्रिज्याएं हैं ये। OA इज इक्वल टू OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। उसके बाद क्या कोई साइड है जो दोनों में है? दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में OP जो है वो दोनों में है, यानी OP इज इक्वल टू OP कॉमन या उभयनिष्ठ। और देखिए एंगल 1 ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्यों? हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। बस तीन बातें हो गई। कौन सा रूल लगेगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपने यहां पर इक्वल दिखाई है तो ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक साइड है तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OBP, और रूल आप लिख देंगे RHS नियम से। ओके, RHS नियम से, बस फिनिश क्वेश्चन। लास्ट में क्या लिखना? ये क्या है? ये PA बराबर PB, लास्ट में लिख दो PA इज इक्वल टू PB CPCT। अंडरस्टैंड? ये थ्योरम फिनिश। थोड़ा अच्छे से आप लिखना, पेपर में आपकी राइटिंग अच्छी आएगी, मेरी तो अभी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है? हाँ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट आपको विजिबल हो गई होगी, नहीं हो गई तो मुझे ये लिखनी ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कोस A हम LHS लेकर चल रहे हैं और RHS ले आएंगे। कोस A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय कोस A, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। LHS हम ले चुके और आंसर 2 सीकेंट A यानी राइट साइड ले आएंगे, बड़े ही आराम से आएगी। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे ना तो देखना क्या होगा। एलसीएम लेते हैं हम, हाँ जी, एलसीएम कितना आ जाएगा? ये डिवाइड वाली टर्म्स आ जाएंगी 1 प्लस साइन A कोस A। अब क्या होगा? कोस A इधर और 1 प्लस साइन A उधर, कोस कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, और यहां 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर बन जाएगा। और A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 साइन A डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रखना एज इट इज,
ओके, अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बन गई, आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 2 4 मत कर देना, ये 2 साइन ए के साथ है, यहां पर हम 2 को कॉमन लिखेंगे, यानी 2 प्लस 2 साइन ए बनेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ओके, अब जैसे ही आप यहां से 2 को कॉमन लिखेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी और वो उससे कैंसिल हो जाएगी, 2 कॉमन लिखा, 1 प्लस साइन ए ये बन गया, और 1 प्लस साइन ए के साथ यहां पर कोस ए भी है, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, लेकिन कोस पलट के ऊपर चला जाएगा, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, और हमें यही तो आंसर चाहिए था, 2 सीकेंट ए। आ गई आरएचएस, तो आप लिख देना यहां 2 सीकेंट ए आरएचएस हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, वो भी प्रूव दैट का है। देखिए क्या लिखा है इसमें, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, आंसर क्या चाहिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो फिर हम ये स्क्वायर्स ओपन करते हैं, देखिए साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, साइन प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, कोस प्लस सीकेंट कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। एलएचएस मैंने लिखी है, आरएचएस हम आंसर लेकर आएंगे। ओके, ए प्लस बी का स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कोसिकेंट ए, ये एक स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए पर जब आप ये रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। ओके, अब बताइए क्या यहां आपको आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 बनने वाली है। ओके, अब कोसिकेंट स्क्वायर ए हमें जो प्रूव करना है, आप उसमें देखिए उसमें कोसिकेंट तो नहीं है। अब अगर इसमें कोसिकेंट नहीं है तो हम कोसिकेंट का क्या करेंगे, कोसिकेंट को हटा देते हैं। किसका यूज करना, आइडेंटिटी का। कोसिकेंट माइनस कोट 1 होता है, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहां देखो ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो इसको लिख दो 1 बाय साइन, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, प्लस ये कोस स्क्वायर है यहां आ चुका, सीकेंट स्क्वायर है, फिर वही बात है, हमें राइट साइड में सीकेंट नहीं चाहिए, तो सीकेंट माइनस 10 वाली आइडेंटिटी से सीकेंट की वैल्यू ले आए 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ओके, इस सीकेंट को 1 बाय कोस बना दो ताकि दोनों कोस कैंसिल हो जाएं। एक एक टर्म का हम हिसाब करेंगे, सारी टर्म हमने यहां पर अगेन एडजस्ट कर दी हैं, किसी को इकट्ठा लिखा, किसी को चेंज करा, किसी को ऐसे चेंज करा कि दूसरी ही कैंसिल हो जाए। अब बताइए इसकी वैल्यू 1, एक 1 आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कोट स्क्वायर ए, अब यहां से क्या बचा 2, फिर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस में 2, काउंटिंग 2 1 3 प्लस 2 5 6 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही हमें आरएचएस चाहिए थी, हेंस प्रूव। ओके, इसी के साथ आपने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। यहां आपके पेपर में तो बहुत स्पेस होगा, यहां साइड में आप दोनों आइडेंटिटीज लिखेंगे जो भी आपने यहां पर अप्लाई की है, एक तो ये वाली कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस और सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस, इस लाइन के साइड में लिख देना। अंडरस्टैंड? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, ये तो आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन आ गया है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हर बच्चे का फेवरेट क्वेश्चन होता है। एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। हमें अगर इस पिगी बैंक को ऐसे उल्टा करके एक सिक्का निकालना पड़े तो उसमें से गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 रुपए का 5 रुपए का नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, सारे सिक्के गिनेंगे कि कुल सिक्के हैं कितने। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो अब क्या लिखेंगे, 50 पैसे के सिक्के, तो उसके बाद 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास 50, फिर 2 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास 20 और 5 रुपए के सिक्के हैं 10, तो कुल सिक्के 180। हमने टोटल कर लिया है सिक्कों का। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। पहला भाग, 50 पैसे का सिक्का है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए। आपके फेवर में कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 100 बाय 180, 1 0 कैंसल, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड पार्ट, हमें बताना है कि वो 2 रुपए का सिक्का होगा, 2 रुपए का सिक्का, तो बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी, 2 रुपए के सिक्के हैं 20 और टोटल है 180, 0 0 का 2 9 जा 18, 2 9 18, 1/9। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, 5 रुपए का नहीं होगा सिक्का, 5 रुपए का नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा। अगर सिक्का 5 रुपए का नहीं हुआ तो वो या तो 50 पैसे का होगा या 1 रुपए का या 2 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 5 रुपए के सिक्के की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, 10 बाय 180 यानी 1/18। और अगर हमें 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए तो नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 में से यस को माइनस कर दो, नो का आंसर आ जाएगा, 18 1 18 -1 70, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ ये सेक्शन सी भी पूरा हुआ। नाउ अब हम करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन। सेक्शन डी में है हमारे पास 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो देखिए सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32, ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास और इसका हमें फाइंड करना है डी। डी का क्या फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ओके, ये इक्वेशन दिख रही है आपको, चलिए मैं लिख देती हूं इसे, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1/8 और d का फॉर्मूला b² - 4ac। b की वैल्यू -1 का स्क्वायर, a के प्लेस पे पुट की वैल्यू और ये हमने रख दी c की वैल्यू। बताओ 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गया, -1 का स्क्वायर 1 और 1 - 1 की वैल्यू 0। अगर d 0 के इक्वल होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर भी होते हैं। d 0 के बराबर तो मूल भी बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक और बराबर हैं। रियल एंड इक्वल, वास्तविक और बराबर है। अब हमें उन्हें फाइंड करना है। मूल कैसे फाइंड होते हैं, x की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, x की वैल्यू का फॉर्मूला होता है
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू 0 हो चुकी है, डी के प्लेस पे 0, तो ये सब खत्म हो जाएगा। मूल कितने रह जाएंगे? सिर्फ माइनस बी बाई 2a। ये इतना सा आंसर रह जाएगा और ये आपको 2 बार लिखना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर 2 होंगे। b की वैल्यू -1, आप यहां पर -1 पुट करेंगे और a का डबल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो ये क्या बन गया? आंसर बनेंगे 1/4 1/4, ये है मूल। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। इसमें बस आपको इतना ही करना है। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं। देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है 365। तो हम क्या करेंगे? हम उन संख्याओं को अपनी तरफ से 2 धनात्मक पूर्णांकों को हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? हम मान लेंगे x और x + 1 माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो क्रम से आते हैं लगातार। और धनात्मक का मतलब पॉजिटिव प्लस वाले। हमने मान लिए x और जो अगला ही नंबर होगा वो क्या होगा? x + 1। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, जोड़ने के बाद आंसर 365 आता है। ओके, बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। x की वैल्यूज आ जाएंगी, जो आपको चाहिए रख लेना, जो ना चाहिए हो उसे छोड़ देना। a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 365 इस तरफ आकर माइनस का, x² में जब आप x² ऐड करेंगे तो ये 2x² बन जाएगा, प्लस 2x, 1 - 365 माइनस का 364। कौन है जो कॉमन आ रहा है? 2, तो आप 2 को कॉमन लिखेंगे। इक्वेशन बची x² + x - 182। ये 2 तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से मल्टीप्लाई वाले है ना, डिवाइड में आ जाएंगे। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। x² + x - 182 = 0। ऐसे 2 नंबर फाइंड करके लाइए जिनकी मल्टीप्लाई 182 आती हो माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आता हो प्लस का 1। तो हमारे पास वो नंबर है 13 14। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दें या फिर कंप्लीट ऐसे कर दें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो हमें लिखना ही चाहिए कि हमें 5 मार्क्स मिल जाए। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x। क्या बचेगा? x + 14। यहां से आप -13 जैसे ही कॉमन लेंगे, माइनस बाहर है तो प्लस हो गया और ये 14 बचेगा। x + 14 और x - 13 ये फैक्टर्स बन गए। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू -14 आएगी और -13 इस तरफ आकर प्लस का 13 हो जाएगा। अब -14 वैल्यू फिनिश, रिजेक्ट, क्योंकि हमने कैसे नंबर माने हुए हैं? पॉजिटिव माने हुए हैं। ये नेगेटिव आ गया, ये इम्पॉसिबल है। x की वैल्यू, अतः 2 धनात्मक पूर्णांक 13 मानेंगे और इस 13 का यूज करते हुए हम सेकंड नंबर भी फाइंड करेंगे। अतः 2 धनात्मक पूर्णांक 13 और 13 + 1 14। यहां से आपने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ओके, इसी के साथ ये वाला 5 नंबर का क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए ध्यान से। थेल्स प्रमेय का प्रूफ है और थेल्स प्रमेय आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। यहां पर स्टेटमेंट गिवन है। कभी कभी पेपर में स्टेटमेंट भी नहीं आती, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ओके, तब आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और स्टेटमेंट यही है। अब आप इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सारी बातें आराम से सब कुछ डिटेल में लिखेंगे। गिवन यानी दिया है। क्या दिया है? इसमें एक त्रिभुज है ABC और उसमें लाइंस हैं पैरेलल। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC।
ओके, तो चलिए हम ये डायग्राम इस तरफ बना देते हैं और हम थेल्स पर में प्रूव कर रहे हैं, तो एक बार इसे थोड़ा सा साइड में ही लिख देते हैं। ओके, ये ट्रायंगल है ABC और ये DE एक ऐसी लाइन है जो BC के पैरेलल है। ओके, ये तो हो गया गिवन। टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे? साइड्स की रेशो AD बाई DB, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। ये हमें आंसर लेकर आना है, दिस लाइन बाय दिस और दिस बाय दिस। ओके, अब इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है यानी रचना, उसमें आप क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, BE को मिलाएंगे ऐसे डॉटेड लाइन से, C और D को मिला लेना, D से इस पे परपेंडिकुलर डाल देना इस लाइन पे, AC कहो या AE, और इससे इस लाइन AB पर परपेंडिकुलर। ओके, इसका नाम हम रख देते हैं M और N। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? BE और CD को मिलाया, इनको तो हमने मिलाया है, और जहां परपेंडिकुलर डाले हैं कहां कहां? DM परपेंडिकुलर है AC पर और EN परपेंडिकुलर है AB पर। ओके, अब स्टार्ट होगा यहां से प्रूफ, यानी इसका प्रमाण। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे? इसे हम यहां से हटा देते हैं। देखिए अब इसका प्रूफ देखिए ध्यान से, बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है। आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया क्या रूल होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया हमें 2 बार फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास 2 परपेंडिकुलर है। अगर आप ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस लेना, ये परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस लेना। सिर्फ इस ऊपर वाली छोटी सी ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस लिया AD, तो परपेंडिकुलर क्या लोगे? EN। सेकंड, दोबारा से हमें इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा, AE और परपेंडिकुलर DM। अंडरस्टैंड? अब हमें क्या करना है? 2 ट्रायंगल्स यहां से लेनी है, BDE और CDE। इन 2 ट्रायंगल्स का और एरिया निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और एक छोटी सी बात लगाएंगे और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए अब एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE के लिए अगेन 1/2 बेस इनटू हाइट ही चलेगा। अब BDE ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली, ये देखिए ये वाली ट्रायंगल है BDE। और अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखना ध्यान से, बेस क्या है? BD। अब इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो तो EN है। ओके, तो बेस और परपेंडिकुलर 1/2 बेस, अगर आप BD लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? EN बन जाएगा। ओके, अब सेकेंड ट्रायंगल है जो एरिया CDE, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखो जो ये वाली ट्रायंगल है CDE, इसमें बेस कौन है? CE, परपेंडिकुलर कौन आया? DM उस तरफ, CE मल्टीप्लाई DM। ये एक ही ट्रायंगल का एरिया है, ये अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया है। अब हमें डिवाइड कैसे करना है वो सुनो ध्यान से। इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का, अगेन इस वाली ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय इस साइड वाली ट्रायंगल का। अंडरस्टैंड? अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, यानी ADE को डिवाइड करना BDE से और इस वाले ADE को इससे डिवाइड करेंगे। तो देखना डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा? एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। लिखो
ये 1/2 ADEN। दूसरा देखो 1/2 BD अगेन EN। हमने ये क्यों लिखा, देखो EN से EN कट, 1/2 से 1/2 कट, क्या आ गया AD/BD। ये बनेगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड। सिमिलरली जब आप इस वाले ADE के एरिया को इससे डिवाइड करेंगे तो कौन है जो सेम कैंसिल हो जाएगा, DM और 1/2, क्या बचेगा AE और CE। ओके, कहां लिखें, यही लिख दूं, समझ जाओगे। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू, ये कंप्लीट रेड जो लाइन है ये कंप्लीट आपको लिखनी है, रेड सर्कल वाली, 1/2 से 1/2 कट, DM से DM कट। जो आंसर बचा मैं सिर्फ वो लिख रही हूं, AE/CE। ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब एक बात ध्यान से समझना, दो पैरेलल लाइंस हो, उनके बीच में जितनी भी ट्रायंगल्स बनती हैं सेम बेस वाली, उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। इस केस में देखो DE पैरेलल दे रखी है BC के। ओके, ये DE BC के पैरेलल है और इसके अंदर दो ट्रायंगल्स हैं DE बेस पे। कौन सी, एक तो ये वाली और इसी बेस को लेते हुए ये वाली। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होना चाहिए, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, DE पैरेलल BC, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। अतः इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अतः एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू CD। ये बनेगी तीसरी बात, थर्ड इक्वेशन। बस अब आपको आंसर लिखना है सिर्फ। ओके, एक बार फिर से देखो, इस ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल का दो तरीकों से एरिया ढूंढा। BDE का ये बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये वाला बेस लोगे तो ये परपेंडिकुलर जाएगा। उसके बाद डिवाइड आपको करना है, जो आंसर आपको चाहिए AD/BD AE/CE वो आ तो यहीं से जाएगा। लेकिन आपको एक बात और लिखनी है, क्या, दो ट्रायंगल्स अगर सेम आधार के ऊपर हो, पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। अब आप एक बात देखो, ये है फर्स्ट इक्वेशन, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ ADE, इनका न्यूमरेटर यानी अंश तो बराबर है ही। जरा डिनोमिनेटर देखना, BDE और CD, और ये BDE CDE, इन दोनों का एरिया तो इक्वल ही होता है। यानी लेफ्ट साइड कैसी हो गई, इक्वल, तो राइट साइड भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल। यही तो आपको आंसर चाहिए। लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AD/BD इज इक्वल टू AE/CE। फिनिश। 5 मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। अच्छा सा डायग्राम बना के आना। ओके, चले आगे। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन, हाँ जी चॉइस में है, और लिखा है। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। अगर आपको ये थ्योरम याद नहीं होती तो आपको ये वाला क्वेश्चन आना भी तो चाहिए। फिर अगर थ्योरम याद नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, तभी तो आप इसे करेंगे। देखिए, पढ़िए जरा इसकी स्टेटमेंट। एक ट्रायंगल है ABC और इसकी साइड BC पर एक पॉइंट है D। चलिए बना देते हैं एक ट्रायंगल ABC। ये है ट्रायंगल ABC, ABC। कोई पॉइंट है यहां पर D, किस तरह से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। ये हमें दे रखा है, एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है। जो हमें आंसर लाना है वो क्या है,
सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ओके, स्टेटमेंट आ गई समझ में? ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को गायब कर देते हैं हम यहां से। देखना अब, जो एंगल्स मुझे इक्वल दे रखे हैं मैं वही ट्रायंगल ले लूंगी जिसमें ये एंगल आ रहे हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल बी ए सी, और ट्रायंगल ए डी सी, और ट्रायंगल ए डी सी में, इन दो ट्रायंगल्स में देखना अब आप, एक एंगल का पेयर उन्होंने इक्वल दे रखा है। उन्होंने कहा है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, गिवन यानी दिया है। सेकंड, ये वाला एंगल, ये एंगल सी दोनों में है। देखो ए डी सी में तो है ही और बी ए सी में भी है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन यानी उभयनिष्ठ। और दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए बस दो एंगल से भी काम चल जाता है। ओके, यानी दिस इंप्लाइज ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। रूल कौन सा लगा? ए समरूपता नियम, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, क्वेश्चन फिनिश होने वाला है, ध्यान से देखना। 5 मार्क्स का है और उस थेल्स प्रमेय से बहुत ही आसान है। अगर आपको ये आता तो आप जरूर ये करते। देखना अब, जैसे ही ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई, अब हमें एक बात का पता है, सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स का रेशो होता है वो इक्वल होता है। अब साइड्स का रेशो कैसे लेना है वो सुनना। जो एंगल्स इक्वल थे उनके अपोजिट वाली साइड्स ले लो। इसके अपोजिट कौन है? सी ए डिवाइडेड बाय इस एंगल के अपोजिट, इस वाले एंगल के जो इक्वल था उसके अपोजिट कौन सी साइड है? सी बी इज इक्वल टू जो एंगल कॉमन था उसके अपोजिट वाली कोई साइड नहीं लेनी। कौन सी? अब जो थर्ड एंगल बच गया उसके अपोजिट साइड देखो। देखना, ये छोटी सी ट्रायंगल, ये एंगल लेना नहीं, ये ले चुके, कौन सा बच गया? ये वाला। इसके सामने कौन है? बस सी डी। ये बड़ी ट्रायंगल, ये एंगल ले चुके, ये लेना नहीं, अब कौन सा बच गया? ये बी, और बी के सामने कौन है? सी ए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हेंस प्रूव फिनिश। था ना ये कितना इजी क्वेश्चन? ओके, बाय चांस आपको ना याद रहे, ना पता लगे कि किस साइड का रेशो करना है तो कोई बात नहीं, आंसर आपको पता है, आंसर तो दे रखा है, ये हमें आंसर लेकर आना है। ट्रायंगल्स को सिमिलर आप बता ही दोगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट हैं ही कि एक एंगल इक्वल दे रखा है और ये कॉमन तो आपको दिखाई दे ही जाएगा। दोनों ट्रायंगल्स आप सिमिलर भी बना दोगे, आंसर भी आपको पता है। बीच में बस ये लाइन बच गई, इसको बड़े आराम से लिख देना। कैसे लिखोगे? हमें दिख रहा है सीए का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कब होगा? जब एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होगा, यानी सीए को तो लिखना ऐसे, और यहां पर सीबी और सीडी है, सीडी ऊपर सीबी नीचे, या आप इन्हें चेंज भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर आपने यहां सीडी लिख दिया, यहां सीबी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यही आंसर आएगा ना। हेंस प्रूव्ड, थ्योरम फिनिश। 5 मार्क्स पक्के है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। एक खिलौना है, इसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ये एक कोन की शेप का है, तो फिर बना देते हैं एक कोन। और इसी रेडियस वाले एक अर्धगोले के ऊपर ये कोन रखा गया है। रेडियस है ये वाली 3.5, इस खिलौने की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट यहां से यहां तक। ओके, हमें इस
खिलौने का, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो आपको कोन दिखाई दे रहा है, इस कोन का बाहर बाहर का आपको एरिया चाहिए, यानी हमें इसका चाहिए CS से, और कोन का CS से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और ये जो आपको अर्धगोला दिखाई दे रहा है, अर्धगोला, इसका क्या एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को आप ऐड कर देना, आपके पास इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया यानी TS से आ जाएगा। अंडरस्टैंड? और कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। चलिए अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? ये 3.5 है तो ये वाली साइड भी तो 3.5 होगी। ओके, अर्धगोला है ये। टोटल हाइट है 15.5, तो कोन की ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको 15.5 में से ये 3.5 माइनस करना पड़ेगा। ओके, इनके हम नाम लिख लेते हैं OAB। सबसे पहले हम बात करते हैं शंकु की, यानी कोन की। शंकु की रेडियस कितनी है 3.5। हाइट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल हाइट में से आपने 3.5 को माइनस कर दिया, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। और क्योंकि रूल में आपको L की वैल्यू चाहिए तो L हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इस ट्रायंगल में आपको H की वैल्यू फाइंड करनी है, और H क्या होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, सम अंडर रूट 144 12.25, इन दोनों को ऐड कर देंगे 156.25। ओके, और इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करेंगे? देखो 25 है, 15625, आप क्या करो इसको ब्रेक कर लो, डेसिमल को बाद में संभालेंगे। 25 है तो लास्ट में 5 जरूर होगा। बची अब इस 156 की बात, आप क्या करना, आप ये बताओ 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का 169। ये 156 इन दोनों के बीच में आता है। अब आप क्या करें, इसमें से छोटा नंबर ले लें, यानी 12। बस ये स्क्वायर रूट हो गया। अगर आप 125 की 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15625 आ जाएगा। अब डेसिमल की बात है, यहां 2 के बाद है तो यहां 1 के बाद लग जाएगा, यानी 12.5 ये आ गया है स्क्वायर रूट। ये हमारे पास L की वैल्यू है। अब अर्धगोले पे आ जाओ। अर्धगोले की तो रेडियस हमें पता ही है 3.5। ओके, तो फिर हमें चाहिए अर्धगोला, एक बार लिख लो अर्धगोला, इसकी रेडियस है 3.5। ओके, अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पाई है, आर रेडियस की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू भी है 12.5, एच की वैल्यू की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वैल्यूज पुट करें। पहले आप कॉमन लिख लें, यहां से पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हटा दें इसे यहां से। चलो जी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 है, 35/10 हो गया। एल की वैल्यू 12.5 थी, और रेडियस का डबल 3.5, 35 का डबल 70, लेकिन आप डेसिमल लगाएंगे तो 0 गायब, बस 7 बचेगा। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से ये 11 पर कट गया। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, कैसे, 12.5 में 7 ऐसे ऐड होता है, याद रखना 19.5। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक के बाद डेसिमल लगा देना, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिनिश। 5 मार्क्स का
आसान सा क्वेश्चन, आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर हम डायग्राम बना के स्टेटमेंट को साइड कर देंगे। देखिए स्टेटमेंट, एक ठोस में की हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60। एक कोन बना लेते हैं, एक कोन ये बना लिया हमने, इसकी हाइट है 120, हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60। ओके, ये एक आधे गोले के ऊपर है तो बना दो यहां पे आधा गोला। अब ये भी 60 हो गया। ओके, इस ठोस को पानी से भरे हुए, एक बेलन है पानी से भरा हुआ, उसमें इस ठोस को हमने डाल दिया। अब आप उसमें ये इतना बड़ा ये ठोस डालेंगे तो पानी तो बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा तो इसने क्या कहा है, अगर बेलन की रेडियस 60 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 180 है तो उस बेलन में जितना पानी बच गया हमें उसकी वॉल्यूम बतानी है। और एक बात कि ये खिलौना इस तरह से रखा गया है कि ये उस बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है, यानी ये इसको बिल्कुल ऐसे टच करेगा, नीचे रखा जाएगा। ओके, और इस बेलन की टोटल हाइट 180 है, 180 सेंटीमीटर। अब जो बेलन में पानी बचा है उसका आयतन कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप पूरे बेलन का आयतन कैलकुलेट करेंगे। बेलन के आयतन का रूल πr²h होता है, उसमें से इस ठोस का आयतन माइनस कर देंगे। ठोस में कौन कौन है, कोन और हेमिस्फीयर। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h और आधे गोले की, अर्धगोले की वॉल्यूम 2/3 πr³। इन दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो चले, स्टेटमेंट आ गई आपको समझ में, इसे हम हटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या किसकी बात करेंगे, शंकु की। शंकु हेडिंग बनाई, इसके बारे में आप जो जो जानते हैं वो लिख दीजिए। आर की वैल्यू 60, हाइट की वैल्यू 120। ओके, अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले की रेडियस तो सेम ही है और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब बात कीजिए बेलन की। बेलन की रेडियस तो सेम है लेकिन हाइट कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं 180 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बताएंगे। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, फॉर्मूला बेलन के आयतन का लिखिए πr²h। h बड़ा क्योंकि बेलन की बात कर रहे हो, h बड़ा, माइनस 1/3, ये मैंने कोन की वॉल्यूम माइनस कर दी और माइनस कर दी अर्धगोले की वॉल्यूम 2/3 πr³। ओके, अब आप यहां से जो कुछ भी कॉमन लिख सकते हैं वो लिखेंगे। क्या कॉमन आएगा, पाई सब में है, r² सब में है, तो ये क्या बचा यहां से h माइनस 1/3, ये स्मॉल h 2/3 r, क्योंकि पाई और r² तो बाहर जा चुके। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखना ध्यान से। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 60, कितनी बार लिखोगे 2 बार। बड़े h की वैल्यू 180 माइनस छोटे h की वैल्यू 120, और 120 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, $40 आ जाएगा, माइनस 2/3 r। r की वैल्यू 60 है और 2/3 r का क्या मतलब है 2/3 इंटू 60, ये 20 पे कट हुआ और 20 2 40, मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया
आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके यहां आराम से लिख सकते हैं। अब बताइए 40 और 40 80, 180 में से 80 जाएंगे तो 100 बचेगा। हमारे पास ये आंसर आ चुका है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसे हटा दें, डायग्राम को भी हटा देते हैं। देखिए 22/7, 6 6 जा 36, 180 माइनस 80 ये हो गया 100। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7, 22 और 36 की मल्टीप्लाई, $792। ओके, ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में थी। अब हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे। वन 1 3 1 4 2 7 5 जा 7 7 जा, ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें इसे क्यूबिक मीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अब यहां कितने सेंटीमीटर हैं? 3। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, 3 बार डिवाइड करेंगे 100 से। 1 2 3, मतलब जो डेसिमल है वो आपका आगे आ जाएगा ऐसे। ये मैंने इसे क्यूबिक मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें 6 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आपका इधर आ जाएगा 1.131 क्यूबिक मीटर। दिस इज फाइनल आंसर है बेलन में बचे हुए पानी की वॉल्यूम। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे ये तो स्टैटिस्टिक्स का बड़ा ही अच्छा आसान मजेदार क्वेश्चन आ गया है ना। आता है आप सबको? आता है तो फिर ठीक है, चलिए करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। इसकी मीडियन हमें दे रखी है 525, एक्स और वाई की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 100। चलो जी, मीडियन जब भी फाइंड की जाती है तो हमें एक और कॉलम बनाना होता है CF का, वो हम कॉलम बना देंगे CF का। पहली वैल्यू जिसमें एज इट इज होती है 5 + 2 7, फिर x ऐड करेंगे 7 + x, 12 ऐड करना 19 + x, 36 + x, जब आप 17 ऐड करेंगे, अब 20 ऐड कीजिए 56। अब y आ गया, y आ गया तो 56 + x + y, 9 जोड़े 65, 7 जोड़ा 72, 4 ऐड किया 76। ये लाइन मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई है, कोई बात नहीं। यहां पर ये जो सम है ये मुझे 100 गिवन है। ओके, ये 100 इससे मैच होना चाहिए। तो चलिए 76 + x + y = 100। यहां से x + y की वैल्यू 24 आ जाएगी। ये एक इक्वेशन है, इसे हमने संभाल के रख लिया है। एक इक्वेशन और बनेगी, वहां से हम इन दोनों को x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लाएंगे। अब हम लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन का रूल होता है L + n/2 - CF/F × H। अब ये वैल्यूज हम लाएंगे कहां से? जो हमें गिवन है 525, वहां से ये वैल्यूज आएंगी। 525 मुझे मीडियन की वैल्यू दे रखी है 525। L की वैल्यू कैसे पता चलेगी? देखो 500 और 600 के बीच में ही तो 525 होगा,
इसका मतलब हमारे लिए ये वाली लाइन काम की है, और जो लाइन काम की होती है हम उसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। छठे नंबर पर 2 3 4 5 6, ये 56 वाली लाइन काम की है। ओके, अब इसमें ये तो L की वैल्यू है, L कितना है 500, L है 500। उसके बाद हमें N चाहिए, N आपका 100 है। फिर हमें CF चाहिए, CF कौन होता है CF वाली लाइन में, लेकिन जो काम का आपने बॉक्स बना रखा है इससे ऊपर CF होता है, यानी CF है 36 प्लस X, ये हमने CF भी लिख लिया। F इस लाइन के अंदर वाला ही F होता है, F की वैल्यू 20, और H होता है इनका डिफरेंस। 500 और 600 के बीच में कितने का डिफरेंस है 100 का। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो चलिए वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं क्या होगा। L की वैल्यू लिखी आपने 500 प्लस N/2, N कितना है 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50, माइनस हमें CF को माइनस करना है। जब आप इसे माइनस करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, यानी 50 माइनस 36 माइनस X। ये बात मैं यहां लिख देती हूं, वहां पर नहीं आपको नजर आएगा। 500 प्लस 50 माइनस ये CF की वैल्यू डिवाइडेड बाय F की वैल्यू कितनी है 20, मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 100। ओके, फॉर्मूले के बाद हमने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब देखिए 20 5 100, ये 500 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, और 525 में से जब आप 500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 25। और भी देखिए 10 माइनस 6 4, और ये वैल्यू आ गई 14 माइनस X मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई वाला 5 इस तरफ आकर डिवाइड में, और जब ये 25 को डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 14 माइनस X। अब ये इधर और ये इधर, यहां से X की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी। ओके, X की इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, वो तो हमारी इक्वेशन गायब हो गई, कोई बात नहीं। X प्लस वाई हमारा 24 आया था, X की वैल्यू 9 आप यहां लिख देना, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ओके, x और y हमें फाइंड करने थे, x 9 है y 15 है। इसी के साथ ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये देखो आता है इसी क्वेश्चन की चॉइस में, माध्यक वाला जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और शानदार क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है मोड यानी बहुलक। देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन है, ये डाटा गिवन है और हमें फाइंड करना है इसका मोड यानी बहुलक। बहुलक वाले क्वेश्चन हमेशा ही बहुत इजी होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। कैसे अप्लाई करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ये होता है मोड का फॉर्मूला। और आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ इसी में ही है सब कुछ। देखिए ये सारी वैल्यूज यही है, ना जोड़ना है ना घटाना है। देखिए सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लाइए 18, तो बस यही लाइन हो गई है काम की। इस काम की लाइन में L कितना है 4000, F1 0, ये क्या होते हैं काम की लाइन में F1, इससे ऊपर F0 और इससे नीचे F2। ओके, यानी F0 की वैल्यू है 4, F1 की वैल्यू है 18 और F2 की वैल्यू है 9। और क्या चाहिए H इनका डिफरेंस होता है 1000 का, 4000 और 5000 में 1000 का डिफरेंस है। आगे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू आपने लिखी 4000,
F1 में से 0 घटाया, 18 में से 4 माइनस करेंगे, F1 का डबल 36 माइनस F0 यानी 4 माइनस F2 यानी 9 और H की वैल्यू है 1000। ओके, अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है। 4000 प्लस 14, ये वैल्यू 23,000 एज इट इज, 4000 प्लस 14 के बाद 30 डिवाइडेड बाय 23। ओके, अब 23 से हम इसे डिवाइड करेंगे और उसमें 4000 ऐड करेंगे। कहाँ करें डिवाइड? चलो इधर कर देते हैं। 4000 प्लस 608.95 469 है शायद, है ना, 4608.7, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये देखो इतना आसान सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो 5 मार्क्स आ गए आपके फुल। और अब हम करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई को देखिए, केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है। ये देखिए 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट अब आपको दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए। ओके, एक बहुमंजिला इमारत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। पहली मंजिल ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर है और इसके बाद प्रत्येक ऊपरी मंजिल निचली मंजिल से 3 मीटर ऊंचाई पर है। पहला जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर, उसके बाद 3 3 3 3 ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजिलों की ऊंचाई पर आधारित एपी लिखिए। पहला नंबर 4, फिर आपने 3 ऐड किया 7, देन 10, देन 13 अप टू सोन, ये बन गई एपी। छठी मंजिल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब छठी मंजिल का मतलब है A6। A6 का क्या फॉर्मूला होता है? A + 5D। A की वैल्यू कितनी है? 4। D की वैल्यू 3, 7 - 4 3 और 3 5 15, 15 + 4 19 मीटर। ये आ गई पहली छठी मंजिल की ऊंचाई। उसके बाद 10वीं मंजिल की ऊंचाई सेम ऐसे ही A10। A10 का क्या फॉर्मूला होगा? A + 9D। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू आपके पास यहां 3 है। ओके, 9 3 27 प्लस 4 31, ये आ गई 10वीं मंजिल की ऊंचाई। प्रत्येक मंजिल के बीच ऊंचाई का अंतर, अरे ये अंतर ही तो 3 है, स्टार्टिंग में से ही हमें पता है, स्टेटमेंट में गिवन। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश था ना, कितना आसान। नाउ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, चलिए 4 दोस्त हैं और हम इनकी पोजीशंस कहां कहां होंगी, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए अध्यापक जो टीचर है वो है ओरिजिन पर, टीचर यहां है मूल बिंदु ओरिजिन पर। रमेश है, ए पोजीशन है इसकी, x2 है, y3, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6। रमेश है यहां, फोर 5 6 2 3, मान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर y का 3 यहाँ पर है जैसे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रमेश का है, ए पोजीशन है 2 3, बी है 6 3 यानी यहाँ पर है बी की पोजीशन, सी है 6 7, आप आगे जाएंगे यहाँ 7 जब आपका y आ जाएगा, मान लीजिए यहीं पर आ गया। ओके,
और डी है 2 7। 2 वाली लाइन में आप जब 7 तक जाएंगे तो ये इनकी पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 6 3 6 7 और डी है 2 7। ए की पोजीशन है 2 3। ये हमने चारों फ्रेंड्स की पोजीशन बना दी है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और क्वेश्चंस हैं हमारे अगले पेज पे। फोटो बन गई इस वाले पेज पे, कोई बात नहीं। देखिए, रमेश और सुरेश के बीच की दूरी बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश और सुरेश के बीच का डिस्टेंस। चलिए आइए यहां पर, रमेश और सुरेश यानी ए और डी, ए और डी के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये वाला। अब डिस्टेंस वैसे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है। अगर हमें रमेश और सुरेश यानी ए और डी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का, ए और सी ये वाली, ये डिस्टेंस हमें बताना है। सिंपल सी बात है, ए है आपके पास 2 3, सी है 6 7। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा घटाओ, 3 काम, क्या? स्क्वायर, सम और अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, फिर से 16 और 16 2 बार आ गया, 2 इंटू 16, 16 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ये डिस्टेंस आ गया। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दोनों के बीच का हमने ये डिस्टेंस बता दिया। सेकेंड पार्ट देखिए, नरेश और कमलेश के बीच मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब चलिए, नरेश और कमलेश कहां बैठे हैं? नरेश और कमलेश हैं बी और डी। ये रहा बी और डी। इस बी डी का मिड पॉइंट बताना है हमें सेकेंड पार्ट में। बी डी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस फर्स्ट बाय 2, सेकेंड प्लस सेकेंड बाय 2, यानी 2 प्लस 6 बाय 2 और 7 प्लस 3 बाय 2। तो बताइए, 6 प्लस 2 8, 8 का हाफ कितना होगा? 4, और 10 का हाफ होगा 5। ये हो गया सेकेंड पार्ट। मिड पॉइंट आ गया 4 5। ओके, नाउ थर्ड पार्ट क्या है? ABCD का एरिया बताना है। अब ABCD का एरिया, चलो जी ABCD बनाओ। ABCD, ये तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? देखो, यहां से यहां तक 1 2 3 4, 4 यूनिट्स है, यानी इसकी लेंथ हो गई 4। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? 3 है वाई एक्सिस, और आप 7 तक जाएंगे तो आपको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 4, यानी इसकी ब्रेथ भी कितनी है? 4। तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? थर्ड पार्ट में लिखना एरिया L इंटू बी, लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, 4 4 जा 16 स्क्वायर यूनिट। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में एक और क्वेश्चन है, अध्यापक की रमेश से दूरी, डिस्टेंस ऑफ टीचर फ्रॉम रमेश। हाँ जी, रमेश कहाँ है? पहले इसे ढूंढो। रमेश है यहां, इस ए पोजीशन पे। इसकी टीचर से दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें 0 0 से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 3 का जब आप 0 0 से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा? ये फोर्थ पार्ट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन की चॉइस है। थर्ड क्वेश्चन की चॉइस में हमें डिस्टेंस बताना है। वो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 2 3। तो जब 0 0 के कोई भी एक पॉइंट होता है 0 0, तो हम उसे देखते ही नहीं। इसमें स्क्वायर कर दो, कम कर दो और अंडर रूट 4 9। ये डिस्टेंस है अंडर रूट 13 यूनिट।
ओके, इसी के साथ ये वाला केस स्टडी फिनिश। अब हम आ जाते हैं इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन पे। ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, इसको हम यहां से हटा देते हैं। हाँ जी, देखिए क्या आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है? एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाइट। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है टू शिप्स का इन द सी इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है। स्टेटमेंट हटा दें यहां से, सिर्फ क्वेश्चंस रख लेते हैं। 100 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है और फर्स्ट क्वेश्चन तो है ही डायग्राम बनाने का। आपको डायग्राम बनाना है तो बना देते हैं डायग्राम। ये देखिए, ये है लाइट हाउस, यहां पर है पहला शिप, और जब आप लाइट हाउस से पहले शिप को देखते हैं तो हमारे पास एंगल्स दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये छोटा एंगल बनेगा 30 डिग्री का, तो ये Z बन गया। ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी 30 डिग्री बनेगा। ओके, फिर इसने एक दूसरा शिप देखा जो यहां था। अब यहां था तो ये वाला जो एंगल है ये उसने दिया 60 डिग्री का। अब Z बनेगा ऐसे, तो ये भी क्या हो गया 60 डिग्री। ए बी हमारे पास लाइट हाउस है, सी और डी पर शिप्स हैं। ये पहला शिप है शिप 1 और ये वाला है शिप 2। बस डायग्राम में आप और क्या लिख सकते हैं, हाइट लिख दीजिए 100 मीटर, ये लाइट हाउस है। ओके, बस डायग्राम बनाना था। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। सेकंड पर आ जाइए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट, पहला जो शिप है फर्स्ट शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मुझे बताना है बी और सी के बीच में डिस्टेंस। सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, जो साइड आपको नहीं पता वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। बाकी काम पंडित बद्री प्रसाद ने संभालना है, आपको तो सिर्फ लिखना है। देखिए सेकंड, पहले शिप का डिस्टेंस यानी मुझे फाइंड करना है बी सी। पता क्या है, ए बी इज इक्वल टू, कौन से एंगल की बात चल रही है 30 डिग्री की। ये क्या बन गया बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो वो क्या बनेगा कोट 30 डिग्री। ओके, कोटेंजेंट में होता है। ए बी की वैल्यू पुट करना 100, कोट 30 की क्या वैल्यू होती है tan 30 1/√3, तो कोट 30 उसका रेसिप्रोकल। ये आ गया मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर 100√3 मीटर। ओके, थर्ड पार्ट में डिस्टेंस ऑफ सेकंड शिप, जो दूसरा शिप है हमें इसका डिस्टेंस बताना है। अब थर्ड पार्ट यहां लिख देते हैं। दूसरा शिप यानी इस ट्रायंगल की बात चलेगी, ट्रायंगल ए बी डी में बी डी डिवाइडेड बाय ए बी। ये साइड हमें फाइंड करनी है, ये मुझे पता है। अगेन बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कोटेंजेंट, लेकिन एंगल कौन सा है, एंगल है 60। ओके, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे आप 100 जो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और कोट 60 1/√3 होता है। आंसर तो आ चुका, लेकिन आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 100√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ओके, ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दो शिप्स के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, इन दो शिप्स के बीच में, यानी ये सी डी की वैल्यू बतानी है। अब सी डी कब आएगी, इस कंप्लीट सी बी में से हम इस डी बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी आ जाएगी, सी बी माइनस डी बी, सी बी माइनस डी बी। ओके, ये फोर्थ पार्ट यहां है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है सी डी, और ये कैसे आएगा जब आप सी बी में से माइनस कर देंगे डी बी को। अब सी बी कितना है, ये देखो सी बी की वैल्यू है 100√3, और इसमें से किसे माइनस करना है, इसको माइनस करना है। ओके, चलिए यही लिख लेते हैं 100√3 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3
यहां से आप क्या कॉमन लिखेंगे, 100√3 कॉमन, क्या बचा 1 माइनस 1/3, 3 1 जा 3 माइनस 1 2, ये बन गया 2/3। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100√3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये बन गया 200/3 मीटर। ये है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। ओके, इसी के साथ पेपर फिनिश। बहुत लंबी वीडियो बन गई है पर कोई बात नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे। जब भी आप फाइनल एग्जाम की तैयारी करें तो अपने क्वेश्चंस जरूर अच्छी तरह से रिवाइज करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फाइनल एग्जाम के लिए। ओके।